वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हम पॉलिटी के सेशन में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853 का। ठीक है, ये लास्ट चार्टर एक्ट है किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट का 1793 से लेके 1853 के बीच में, या फिर हम कहेंगे फेज़ 1, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम एक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये पहला पार्ट का ये लास्ट चार्टर एक्ट हुआ। ठीक, अब इसमें क्या था कि हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें आपके 12 मेंबर हो गए थे टोटल, 6 मेंबर और ऐड होने के बाद। और कौन कौन से मेंबर्स थे ये हमने देखा था कि एक गवर्नर जनरल था आपका, एक कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स जो कि कंपनी को सर्व कर रहे थे और जो एटलीस्ट 10 साल के परमानेंट टेन्योर पे थे। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक, ये थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है 12 मेंबर्स। और हमने क्या पढ़ा था इसमें था कि पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ था आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लोकल मतलब 4 मेंबर्स आपके लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, लॉ मेंबर्स के पास जो है वो फुल मेंबर होते थे, उनके पास वोट करने का राइट होता था। ये बेसिक्स आपका स्ट्रक्चर था चार्टर एक्ट 1853 का। अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक, अब क्या हुआ था, सीपोय म्यूटिनी हुई थी आपकी, जो मंगल पांडे वाला कांड था उसके घटित होने के बाद क्या किया था, क्राउन ने सारे के सारे पावर्स अपने आप में ले लिए थे। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ या सब कुछ जो है क्राउन के थ्रू डायरेक्ट होती थी, जो भी पार्ट्स थे कंपनी के वो हटा दिए गए थे। ठीक है, तो सीपोय म्यूटिनी 1857 रिवॉल्ट जिसको हम कहते हैं मंगल पांडे का, prompted the British Parliament to end the activities of East India Company. Henceforth, powers of the Indian government, territories and revenues were transferred to the British Crown. अब सारे पावर्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए? डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया वॉज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो बिकेम द सोवर्जन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वाइल द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल से जो है वो एक तरीके से इंडिया का जो पार्ट जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पे वो जो है हेड हो गई। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट PM Benjamin Disraeli was opposed to the crown directly ruling India, but his fellow MPs did not agree with his views and the bill passed the House of Commons easily. अब क्या था, PM जो थे बेंजामिन डिसरेले वो इस चीज़ के तो अपोजिशन में थे कि क्राउन डायरेक्टली इंडिया को रूल करेंगी, बट उनके जो MPs थे वो उनके ही डिसीजन के डिसएग्री थे। ठीक है, इस वजह से आराम से जो हाउस ऑफ कॉमन में क्या हो गया, ये बिल जो है पास कर दिया गया। दिस मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। अब क्या हुआ, जब जो है राज ब्रिटिश की क्वीन द्वारा किया जाएगा तो ऑब्वियसली भारत भारत को ही कहलाएगा, ब्रिटिश की कॉलोनी ही तो हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद दिस एक्ट एंटेड द कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था उस चीज़ को भी यहाँ पे एंड कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई मतलब डायरेक्ट हायर नहीं होता है, अगर किसी की संतान, कोई भी राजा की संतान जो है अगर उससे थ्रू ओरिजिनेटेड डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, तो क्या होता था, उस संतान को जो है अपने पिता का हायर नहीं माना जाता था। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी, इसको कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। किसको बोलते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1852 क्या बोला गया? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दिस एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो पद हट गया एक तरीके से, और अब क्या हो गया, डायरेक्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का पद आ गया था। ठीक है, वॉइस रॉय वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था भारत में। ठीक है, तो पहले वॉइस रॉय कौन बने थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के प्रथम वॉइस रॉय। वॉइस रॉय डायरेक्ट जो है वॉइस रॉय किसको रिप्रेजेंट करता था? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, रानी को, ब्रिटिश की रानी को, ब्रिटिश एम्प्रेस को डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंट करता था भारत में वाइस रॉय। ठीक है, पहले वाइस रॉय कौन बने थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे।
ठीक है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल over Indian administration. The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. First Secretary of State for India was Lord Stanley. ठीक है, अब एक जो है ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भारत में। ठीक है, क्या था द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस में जो मेंबर थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के थे और किसके वो ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनले जो है भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। आगे का जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।